हाँ जी, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल पर। आज हम कक्षा 12 के जो चैप्टर नंबर 16 है इलेक्ट्रॉनिकी, उसके बारे में बात करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। हाँ जी, देखिए, इस चैप्टर में जो सबसे पहला टॉपिक है वो है ठोसों में ऊर्जा बैंड सिद्धांत। तो आज हम पढ़ेंगे कि ऊर्जा बैंड जो है वो क्या होते हैं और ये सिद्धांत किस तरह से काम करता है। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें ठोसों की, तो हम छोटी क्लासों में पढ़ते आए हैं कि ठोस जो है पदार्थ की अवस्थाओं की अगर अपन बात करें तो किसी भी पदार्थ की अवस्थाएं जो है वो मोटे तौर पर हम देखते आए हैं कि भाई कितनी होती हैं, 3 होती हैं। ठीक है, तो ये देखिए, पदार्थ की अवस्थाओं की अगर हम बात करें तो ये होती है ठोस, द्रव और क्या हो जाएंगी, गैस। अब देखिए, अगर हम यहाँ बात करें ठोसों की, तो एक्चुअल में ठोस में होता क्या है। ठोस में ये मान लीजिए कोई भी ठोस है और हम ये पढ़ते आए हैं कि ठोसों में जो, क्योंकि कोई भी पदार्थ जो है वो परमाणुओं से मिलकर बना होता है। ठीक है, और हम जानते हैं कि ठोस के जो परमाणु होंगे वो अत्यंत ही पास पास होते हैं। अब क्योंकि ये ठोस के जो परमाणु है वो बहुत ही पास पास होते हैं, और हम ये भी जानते हैं कि मान लीजिए कि ये कोई परमाणु है और इस परमाणु के भीतर ये मान लीजिए एक परमाणु है। परमाणु में क्या होता है, नाभिक होता है। ठीक है, तो अगर हम बात करें नाभिक की, तो इस नाभिक में क्या होते हैं, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। और नाभिक की चारों ओर जो विभिन्न प्रकार की कक्षाएं हैं जिन्हें ऊर्जा स्तर बोला जाता है, उनमें क्या पाए जाते हैं, इलेक्ट्रॉन। और ये इलेक्ट्रॉन जो वो नाभिक की ओर क्या करते हैं, चक्कर लगाते रहते हैं। ये हम पहले से ही जानते हैं। अब क्या होगा जब ठोसों की बात करें, तो क्योंकि ठोसों में परमाणु जो वो बहुत पास पास होते हैं, इस कारण किसी भी परमाणु की जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन जो कि बाह्यतम कक्ष में पाए जाते हैं, क्योंकि ये जो भी इलेक्ट्रॉन बाह्यतम कक्ष में होंगे उनकी नाभिक से जो दूरी जो है वो बढ़ती जाएगी। इस वजह से ये कम आकर्षण बल से जो है वो बंधे होते हैं। तो होगा क्या, जब ठोसों की बात करेंगे और परमाणु जो है वो पास पास होंगे, तो इन परमाणुओं के जो इलेक्ट्रॉन है वो अपने पास स्थित अन्य परमाणुओं के इलेक्ट्रॉनों के साथ क्या करते हैं, अनोन्य क्रिया करते हैं। क्या करेंगे, अनोन्य क्रिया। तो क्योंकि ठोसों के परमाणु पास पास स्थित होते हैं, तो किसी भी परमाणु के बाह्यतम कक्ष के इलेक्ट्रॉन जो कि नाभिक से दुर्बल बंध से बंधे होते हैं, वो आसानी से इन अन्य परमाणु के इलेक्ट्रॉन और नाभिक के साथ क्या करते हैं, अनोन्य क्रिया करते हैं। इस अनोन्य क्रिया के कारण क्या होता है कि प्रत्येक ऊर्जा स्तर जो है वो बहुत सारे ऊर्जा स्तरों में विभक्त हो जाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर आपको एक चीज समझनी है कि, हाँ जी, अब देखिए, अगर हम बात करें, अपन जानते हैं कि भाई जो भी इलेक्ट्रॉन होते हैं वो नाभिक के चारों और विभिन्न कक्षाओं में क्या करते हैं, चक्कर काटते हैं। जैसे जो क्वांटम संख्या है n बराबर 1, इसको प्रथम कक्ष बोला जाता है और इसको k से भी हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो k, l, m, n, ये n बराबर 2, n बराबर 3 और n बराबर 4 हो जाएगा। अब ये जो विभिन्न ऊर्जा स्तर है, इनमें या विभिन्न जो कक्षाएं हैं, इनमें इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या जो है वो इस फॉर्मूले से दी जाती है, 2n²। इसका मतलब अगर हम पहले कक्षा के लिए n की वैल्यू 1 रखेंगे तो अधिकतम इलेक्ट्रॉन संख्या कितनी हो जाएगी, 2। यानी प्रथम कक्ष के अंदर इलेक्ट्रॉन जो वो कितने भरे जा सकते हैं, 2 भरे जा सकते हैं। दूसरे के लिए हम n की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 8। ठीक है, और तीसरे के लिए अगर हम 3 वैल्यू पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 18, और चौथे कक्षा के लिए हो जाएगा 32। इस प्रकार क्या होगा कि प्रत्येक परमाणु में जो नाभिक होता है, नाभिक में न्यूक्लियन पाए जाते हैं और उनके चारों ओर क्या पाए जाते हैं, इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। अब हम कह रहे हैं कि ठोसों की बात करें तो ठोसों के अंदर क्योंकि परमाणु पास पास होते हैं, इस कारण किसी भी परमाणु के बाह्यतम कक्ष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन जो वो अन्य परमाणुओं के इलेक्ट्रॉन व नाभिकों के साथ क्या करता है, अनोन्य क्रिया करता है। और अब ये देखिए, जो हमने इलेक्ट्रॉनों को भरा है, ठीक है, तो ये जो कक्षक है इनके अंदर भी विभिन्न प्रकार के ऊर्जा स्तर पाए जाते हैं, जैसे 1s, ठीक है, 2s, 2p, 3s, 3p, 3d, 4s और so on। तो ये सभी क्या हैं, ये सभी हैं
ऊर्जा स्तर। ठीक है, तो ऊर्जा बैंड जो है वो क्या होते हैं। तो अब हम ये कह रहे थे कि जब इलेक्ट्रॉन अन्योन्य क्रिया करते हैं तो ऊर्जा स्तर जो है वो बहुत सारे विभिन्न ऊर्जा स्तरों में विभक्त हो जाता है और इन ऊर्जा स्तरों के समूह को ही हम ऊर्जा बैंड कहते हैं। तो इसे हम एक डायग्राम से समझते हैं। तो देखिए, शुरुआत में मान लीजिए ये विभिन्न ऊर्जा स्तर है 1s 2s 2p 3s 3p और 3d, ये सभी क्या है, ऊर्जा स्तर। अब क्या होगा कि जितने परमाणु, इन सभी के ऊर्जा स्तर क्या होंगे भाई। ये मान लीजिए इसका 1s का ऊर्जा स्तर है, ये 2s का है, ये 2p का है, ये 3s का, ये 3p का है और ये 3d का ऊर्जा स्तर है। अब जब परमाणुओं के इलेक्ट्रॉन जब वो अन्योन्य क्रिया करेंगे तो उसमें आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि जितने परमाणु अन्योन्य क्रिया में भाग लेते हैं प्रत्येक ऊर्जा स्तर, तो मैं ये बात एक बार लिख देता हूं। हाँ जी, अब देखिए आप यहाँ क्या है, ये प्रत्येक जो ऊर्जा स्तर है, सबसे निम्नतम ऊर्जा स्तर 1s, फिर 2s, फिर 2p, 3s, 3p और 3d, इनमें बारी बारी से इलेक्ट्रॉन जो वो भरे जाते हैं। अब देखिए, अगर मान लीजिए सपोज कीजिए कि दो परमाणुओं के बीच में क्या हो रही है, अन्योन्य क्रिया। तो यहाँ पर देखिए कितने परमाणु भाग ले रहे हैं, 2। तो इसका मतलब प्रत्येक ऊर्जा स्तर जो है वो अपने मूल ऊर्जा स्तर के सापेक्ष 2 ऊर्जा स्तर में विभक्त हो जाता है। जैसे 1s जो है वो 2 में बंट जाएगा, 2s भी 2 में बंट जाएगा, 2p भी 2 में बंट जाएगा। ठीक है, तो क्योंकि यहाँ पर 2 परमाणु भाग ले रहे हैं, इसका मतलब प्रत्येक ऊर्जा स्तर 2 में बंट गया। इसी प्रकार अब सपोज कीजिए कि n परमाणु जब वो इस प्रक्रिया में भाग ले रहे हैं, अन्योन्य क्रिया जब वो n परमाणुओं के बीच मध्य हो रही है, तो इससे क्या होगा कि प्रत्येक ऊर्जा स्तर जो है वो n ऊर्जा स्तरों में विभक्त हो जाएगा और ऊर्जा स्तरों के इस समूह को ही ऊर्जा बैंड कहा जाता है। तो ये ऊर्जा स्तरों का समूह है, ये ऊर्जा स्तरों का समूह क्या कहलाएगा, ऊर्जा बैंड कहलाता है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि जितने परमाणु इस अन्योन्य क्रिया में भाग लेते हैं उतने में ही वो प्रत्येक ऊर्जा स्तर जो विभक्त हो जाता है और इन ऊर्जा स्तरों के समूह को हम क्या कहते हैं, ऊर्जा बैंड कहते हैं। ठीक है, अब देखिए एक चीज और। हाँ जी, अब देखिए जो ऊर्जा बैंड हमने पढ़े हैं, मतलब ऊर्जा बैंड क्या होता है ये हमने पढ़ लिया। अब ऊर्जा बैंड जो वो 2 तरह के होते हैं, यानी उन विभिन्न ऊर्जा स्तरों के समूह में जो पहला बैंड पाया जाता है उसी को हम क्या कहते हैं, संयोजी बैंड कहते हैं। ठीक है, और संयोजी बैंड के जस्ट ऊपर एक और बैंड पाया जाता है जिसे हम कहते हैं चालन बैंड। ठीक है, जो अधिकांशतः क्या होता है कि जो चालन बैंड होता है वो पूर्णतः रिक्त होता है और जितने भी इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं वो संयोजी बैंड में पाए जाते हैं। संयोजी बैंड में पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या कहलाते हैं, संयोजी इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। ठीक है, और ये संयोजी इलेक्ट्रॉन जो है वो बद्ध इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, बद्ध इलेक्ट्रॉन। ये बद्ध इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, ये बद्ध इलेक्ट्रॉन जो है वो धारा प्रवाह में भाग नहीं लेते, धारा प्रवाह में भाग नहीं लेते। तो इन जो बद्ध इलेक्ट्रॉन की अगर हम बात करें तो इन बद्ध इलेक्ट्रॉनों का काम क्या है, ये बद्ध इलेक्ट्रॉन जब वो केवल और केवल नाभिक के चारों ओर अपनी कक्षाओं में निरंतर क्या करते रहते हैं, चक्कर काटते रहते हैं। ठीक है, अब क्या होगा कि इन दोनों के बीच में, चालन बैंड और संयोजी बैंड के बीच में अंतराल पाया जाता है जिसे हम वर्जित ऊर्जा अंतराल कहते हैं। अब अगर मान लो किसी भी विधि के थ्रू अगर इलेक्ट्रॉन को ऊर्जा मिलती है तो वो इलेक्ट्रॉन ऊर्जा पाकर कहाँ चला जाता है, चालन बैंड में। तो यहाँ पर जो भी इलेक्ट्रॉन आएगा वो क्या कहलाता है, मुक्त इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और आप अच्छे से जानते हो कि जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं वो धारा प्रवाह में भाग लेते हैं, धारा प्रवाह में भाग लेते हैं। तो आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि जितने भी बाउंड इलेक्ट्रॉन होते हैं, बद्ध इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो सारे संयोजी बैंड में पाए जाएंगे और ऊर्जा पाकर जब इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर यानी चालन बैंड में चला जाता है तो वो मुक्त इलेक्ट्रॉन बन जाते हैं और मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण ही धारा प्रवाह होता है। अब एक चीज, नया कंसेप्ट आपको याद रखना है कि जब इलेक्ट्रॉन अपनी जगह छोड़ता है तो वो पीछे, इलेक्ट्रॉन के पीछे एक वैकेंसी बन जाती है और जो रिक्त स्थान हो जाता है उसको हम कहते हैं होल या इसको हम कह देते हैं कोटर, होल या कोटर की अवधारणा। ठीक है, तो इससे क्या होगा, जब कोई भी इलेक्ट्रॉन अपनी जगह छोड़कर जाएगा तो वहां होल या कोटर की अवधारणा जो है वो होल बन जाता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन की जो रिक्त स्थान होता है उसको होल कहते हैं और ये होल जो है वो एक तरह से धनात्मक कण की भांति व्यवहार करता है।
ठीक है। तो एक्चुअल में जब हम पढ़ते हैं तो अपने को ये ध्यान रखना है कि जब हम ठोसों की बात करेंगे तो ठोसों में जो आवेश वाहक है वो दोनों होते हैं, इलेक्ट्रॉन और होल। और एक्चुअल में गति जो वो सिर्फ इलेक्ट्रॉन करते हैं, लेकिन हमें यूं महसूस होता है कि इलेक्ट्रॉन और होल दोनों जो है वो गति कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है, जैसे मान लीजिए आप एक उदाहरण से समझिए इसको, होल के उदाहरण को। जैसे ये कोई क्लास है, ठीक है, और इस क्लास में ये बेंच लगी हुई है। अब देखिए, अगर मान लीजिए सपोज कीजिए कि यहाँ पर एक सीट खाली है और बाकी क्लास में विद्यार्थी जो वो बैठे हुए हैं, कि ए बी सी डी ई, ठीक है, इस तरह से एफ जी और एच। अब सपोज करो कि मुझे क्या करना है कि ये जगह खाली है, ठीक है। तो अगर मुझे इस जगह को भरना है तो सपोज करो कि ये वाला विद्यार्थी ए जो है वो इस सीट पर आ जाता है, तो ये इस सीट को तो भर देगा, लेकिन ए के पीछे क्या हो जाएगा, ये सीट खाली हो जाएगी। फिर बी वाला जो वो इसको भर देगा, और सी जो वो बी को भर देगा, डी वाला सी को भर देगा, ठीक है, और डी की जगह वो ई भर देगा, ई वाली जगह वो एफ भर देगा। इस तरह से जो पहली सीट खाली थी, यानी मैंने सभी स्टूडेंट को कहा कि भाई वो सारे जो वो एक एक कदम आगे आते जाएं, तो जो सीट पहले एक नंबर पे खाली थी, अब ये लास्ट वाली सीट जो वो खाली हो जाएगी। तो अब आप इसको ऐसे समझिए कि क्या ये खाली जगह गति कर रही है? नहीं, ये विद्यार्थी जो है वो गति कर रहे हैं। तो ये जो पहली सीट खाली थी, अब लास्ट वाली सीट जो वो खाली हो चुकी है। अब इसको आप यूं समझ लीजिए कि ये जो विद्यार्थी है वो तो है इलेक्ट्रॉन, ठीक है, और ये खाली सीट जो थी वो क्या थी, होल। अब इलेक्ट्रॉन जो वो क्या करते हैं, इस होल को भर देते हैं, तो जहां से इलेक्ट्रॉन निकलेगा वो वहां जो है वो होल उत्पन्न हो जाएगा। इस तरह से ये सभी इलेक्ट्रॉन ने क्या किया, एक एक कदम आगे बढ़ते गए और ये पीछे जो वो होल आ गया। तो हमें यूं लगता है कि होल गति कर रहा है, लेकिन वास्तविक रूप से गति कौन करता है, इलेक्ट्रॉन करता है, लेकिन हमें यूं लगता है कि होल भी गति करता है। तो एक चीज अपने को ध्यान रखनी है कि देखिए, अगर ये जितने भी स्टूडेंट थे वो सब आगे जा रहे थे, और ये एक्चुअल में यहाँ क्या है, इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन जैसे जैसे आगे की ओर बढ़ेगा, होल जो वो पीछे की ओर आएगा। तो इलेक्ट्रॉन व होल दोनों की दिशा जो है एक दूसरे के विपरीत होती है, ठीक है। वास्तविक रूप से होल गति नहीं करते हैं, इलेक्ट्रॉन ही करते हैं, लेकिन पढ़ने में हम फिजिक्स में ऐसे कहते हैं कि भाई होल जो वो गति करते हैं। तो एक बार मैं फिर से आपको बता देता हूँ शॉर्ट में कि ठोसों में बैंड सिद्धांत क्या होता है। कि जब, क्योंकि हम जानते हैं कि ठोसों में परमाणु जो है वो बहुत ही पास पास होते हैं, इस वजह से पर किसी भी परमाणु में उपस्थित बाह्यतम इलेक्ट्रॉन जो हैं वो अन्य परमाणु के साथ अन्योन्य क्रिया करते हैं, जिसके कारण प्रत्येक ऊर्जा स्तर जो विभिन्न ऊर्जा स्तरों में विभक्त हो जाता है। और इन ऊर्जा स्तरों के समूह को हम क्या कहते हैं, ऊर्जा बैंड कहते हैं। और ऊर्जा बैंड जो वो दो तरह का होता है। संयोजी बैंड में सारे इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, जिन्हें संयोजी इलेक्ट्रॉन या बद्ध इलेक्ट्रॉन कहते हैं। ये धारा प्रवाह में भाग नहीं लेते, जबकि जब ऊर्जा पाकर ये इलेक्ट्रॉन ऊपर चले जाते हैं ऊर्जा अंतराल को पार करके, उसे हम क्या कहते हैं, चालन बैंड। एक चीज और ध्यान रखनी है, ये जो वर्जित ऊर्जा अंतराल है, ये दोनों जो चालन बैंड संयोजी बैंड है उनके बीच का अंतराल है, ठीक है। इस वर्जित ऊर्जा अंतराल में कभी भी कोई भी आवेशवाहक नहीं पाया जाता है, नहीं पाया जाता। यानी ये क्या होता है, जो वर्जित ऊर्जा अंतराल है ये नो पार्किंग एरिया है, किसके लिए, इलेक्ट्रॉन के लिए और होल के लिए। तो होल व इलेक्ट्रॉन दोनों कभी भी वर्जित ऊर्जा अंतराल में नहीं पाए जाएंगे, ठीक है। और होल का निर्माण हमेशा कहाँ होता है, जहाँ क्योंकि इलेक्ट्रॉन जब वो संयोजी बैंड को छोड़कर जाते हैं तो होल हमेशा संयोजी बैंड में ही बनते हैं। तो चालन बैंड में आपको सिर्फ और सिर्फ क्या मिलते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन मिलते हैं, ठीक है। तो आई होप कि आज की क्लास आपके लिए लाभदायक रही होगी। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।